हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है संध्या एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी बच्चों मैथ्स। आज की क्लास में हम आपका शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है, पुनरावृत्ति। यानी हम रिवीजन करेंगे आपके प्रीवियस नॉलेज को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है, शब्दों में लिखिए। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उसे क्या करना है, शब्दों में लिखना है। तो पहला क्या है, आपको संख्या दे रखी है, आपको संख्या नाम लिखना है। तो क्या है इसका संख्या नाम बताइए। ये है 54,358। तो कैसे लिखेंगे, 54,358। तो इसी तरीके से बच्चों आपको जो भी संख्या दी होगी आपको क्या करना है, उसका संख्या नाम लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट आपको बोला है कॉमा का प्रयोग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखिए, कॉमा का प्रयोग करते हुए अंकों में लिखिए। अब बच्चों आपने अपने प्रीवियस क्लास में सिस्टम्स पढ़े थे कि किस तरीके से कॉमा लगाया जाता है। जब आप संख्या नाम को संख्या में बदलते हैं तो आप कॉमा लगाते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय तरीके से और एक भारतीय तरीके से। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए 15,05,625। तो देखिए 15 लाख, ठीक है, फिर क्या है 5,000, यानी 0 और 5, 625। अब आपको कॉमा लगाना है, तो यहाँ पे 3 संख्या के बाद कॉमा लगेगा और फिर 2 के बाद। इसी तरीके से बच्चों जो आपको बाकी संख्या नाम दे रखा है इसे भी क्या करना है, इसी तरीके से आपको बदलकर क्या करना है, उसमें कॉमा लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, स्थानीय मान लिखिए। क्या करना है आपको, स्थानीय मान लिखना है। तो स्थानीय मान आपने पढ़ा है, सो इसमें क्या बोला है आपको, देखिए 92,546 दे रखा है। ठीक है, यानी 92,546 में जो 6 का स्थानीय मान है वो क्या है, तो बताइए। यहाँ देखिए ये है इकाई, फिर दहाई, 100, फिर यहाँ पे इसी तरीके से हजार और सैकड़ा। तो यहाँ पे आप देखिए जो 6 है इसका इकाई, इसका मान क्या है, 6 गुना 1 यानी 6। आपसे स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यानी ये इकाई पर है, किस पर है, इकाई। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए 62,580 दे रखा है। तो इसमें किसका स्थानीय मान पूछा है, 2 का। अब 2 का स्थानीय मान क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो 2 का स्थानीय मान है वो है 1000। ठीक है, यानी 2 को आप करेंगे 1000 से गुना तो आपका आ जाएगा आंसर 2000। ठीक है, चलिए इसी तरीके से बाकी भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम बच्चों आपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है। ठीक है, तो असेंडिंग में क्या करते हो आप, छोटे से बड़ा लिखते हो और डिसेंडिंग में बड़े से छोटा। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ संख्या दे रखी है, इन संख्याओं को अवरोही क्रम में बदलना है। तो आप अवरोही क्रम में बदल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है, 8, 3, 5, 0, 7, 2 से बनने वाली सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो अब बच्चों देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे सबसे छोटी संख्या बनानी है आपको और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो आपने इसके रूल्स पढ़े थे अपने प्रीवियस क्लास में कि अगर आपको ऐसे संख्या बनानी होगी तो कैसे करना है। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे जो भी आपको संख्याएं दी है। ठीक है, उसी तरीके से जो आपकी बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है संख्याओं को, बट शून्य का ध्यान रखना है, शून्य को कैसे प्लेस करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। नेक्स्ट में बच्चों आपको यहाँ पे दिया गया है शाब्दिक प्रश्न। अब शाब्दिक प्रश्न देखिए कैसे करना है, एक कार का मूल्य आपको दे रखा है। ठीक है, तथा एक मोटरसाइकिल का मूल्य दे रखा है आपको। ठीक है, तो 2 मूल्य है, एक है आपका कार का मूल्य, दूसरा मोटरसाइकिल का मूल्य, और तीसरा एक और ऑब्जेक्ट है आपके पास, स्कूटर का मूल्य। स्कूटर का मूल्य भी दे रखा है। और इसमें ये पूछा गया है तो तीनों वाहनों का कुल मूल्य कितना होगा। तो अगर आपके पास 3 चीजें हैं और तीनों वाहनों के कुल मूल्य का पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, आप तीनों को जोड़ देंगे, राइट। तो चलिए देखिए यहाँ पे ये है आपका, किसका मूल्य है, ये कार का मूल्य। तो कार का मूल्य यहाँ पे आपको दे रखा है 218424। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हो गया 2,18,424। फिर उसके बाद है आपके पास
1,45,450 और ये किसका मूल्य है? मोटरसाइकिल का मूल्य है। देन आपके पास स्कूटर का मूल्य कितना है? स्कूटर का मूल्य है 98,925। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन तीनों को जोड़ देना है। तो इन तीनों को जोड़कर आप संख्या निकाल लेंगे, कुल मूल्य निकाल लेंगे, तो जोड़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मेथड पूरा बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, एक नगर की जनसंख्या दी हुई है, दूसरे नगर की जनसंख्या भी है आपके पास। बताओ दूसरे नगर की जनसंख्या पहले से कितनी कम है। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला गया है आपको, पहले क्वेश्चन को समझें। आपके पास दो नगर है, ठीक है, दोनों नगर की आपको कुल जनसंख्या मतलब जनसंख्या दी गई है। अब ये आपको पता है कि पहले वाले नगर की जो जनसंख्या है वो दूसरे से अधिक है। ठीक है, तो आपको अगर दोनों में डिफरेंस पूछना है कि दोनों में कितना अंतर है, तो आप क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा दें, जो ये है इन दोनों में से घटा दीजिए, और घटाने पे जो आंसर आएगा यानी दूसरे नगर में उतनी जनसंख्या कम है पहले वाले नगर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल 3,312 है। ठीक है, आपके पास दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है आपको। अब देखिए फिर क्या कर, उसके बाद क्या बोला है इसमें, यदि उनमें से एक संख्या 46 है, कितनी है? 46, तो दूसरी संख्या बताइए। अब बच्चे देखिए, गुणनफल आपको दे रखा है, एक संख्या आपको पता है, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? आप इसको इससे भाग दे दे, है ना, भाग करना आपने सीखा है, तो आप इसको इससे भाग कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि दूसरी संख्या कौन सी है। ठीक है, सॉल्विंग पार्ट आपको खुद करना है, यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बता रही हूँ। नेक्स्ट देखिए, कोई कंपनी एक दिन में 1,325 बल्ब बनाती है, कितने? 1,325। एक साल में वह कुल कितने बल्ब बनाएगी? अब सीधी सी बात है, अगर वो एक दिन में कितने बल्ब बना रही है, एक दिन का आपको पता है 1,325 बल्ब। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि एक साल में कुल कितने दिन होते हैं? 365, है ना, और 365 दिनों का अगर आपको निकालना है कि वो कुल कितने बल्ब बनाती है, तो आप क्या करेंगे? 1325 को यानी 1,325 को 365 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, एंड गुना करना आपने सीखा था अपने 4th क्लास में, सो आपका कुल आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुना करके लिख दीजिएगा, यानी वो कुल एक साल में इतने बल्ब बनाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, प्रत्येक संख्या के सभी गुणनफल लिखिए। अब बच्चे यहाँ पे आपको क्या करना है? गुणनफल लिखना है। ठीक है, तो एक पहली संख्या क्या है हमारे पास? 14, तो 14 के गुणनफल निकाल लेंगे आप। कैसे निकालेंगे? पहले ये देखिए, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। 14 को किस तरीके से लिखा जा सकता है? 1 गुना 14, ठीक है, 2 गुना 7, फिर और किसी टेबल में आती है ये संख्या 14? नहीं, 7 गुना 2 लिख सकते हैं और 14 गुना 1 लिख सकते हैं। तो जो इसका आपके पास गुणनफल आएगा वो कौन कौन सा है? 1, 2, 7 और 14। तो यही संख्या है जो गुणनफल है, आई मीन गुणनखंड करना था। ठीक है, तो गुणनखंड आपका इसका हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 7। ठीक है, और गुणनफल में ये सारी संख्या इससे विभाजित हो सकती है। अब देखिए इसी तरीके से 24 और 72 का भी आप निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्या प्रथम संख्या द्वितीय संख्या से पूर्णतः विभाजित है या नहीं? तो इसमें कैसे पता करेंगे? आप इसको जो पहली संख्या दी है उसको भाग दीजिए, किससे? 6 से। दूसरी संख्या 6 है, अगर भाग करने पर 0 आता है यानी वो पूर्णतः क्या है? विभाजित है। तो विभाजन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला है निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर, है ना, प्राइम नंबर यानी जो किसी के टेबल में नहीं आते और किसी से भी डिवाइड नहीं होते। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, 72, अगर आपसे पूछा जाए 72 के गुणनखंड बताइए, कौन से? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम नंबर्स, ओके, आई मीन प्राइम फैक्टर्स। तो आप कैसे बताएंगे? यहाँ पे जाइए, ठीक है, और इस तरीके से आपने सीखा हुआ है अपने प्रीवियस क्लास में कि ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे की जाए। ठीक है, तो इधर देखिए 2 के टेबल से जा रहा है 36 बार में, है ना, 2 3 6 और 2 6 12। फिर उसी तरीके से 18 बार में जा रहा है, फिर
2 नीम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या बोला है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पे संख्या क्या दे रखी है, 24, 27 और 36। तो इसी तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, इसी मेथड से आपको एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, क्या करना है, लोअर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में आपको क्या बोला है, एचसीएफ। तो बच्चों एलसीएम और एचसीएफ आपको मेथड पता है, ये आपको फैक्टराइजेशन करना आता है, तो आप एलसीएम एंड एचसीएफ आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, खाली स्थान में यहाँ पे आपको 3 सिंबल्स दे रखे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू का, इसका चिन्ह आपको लगाना है। तो हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि अगर डिनोमिनेटर यानी आपका हर जो है वो सेम है, अगर सेम है तो ऊपर वाले नंबर को कंपैरिजन कीजिए, है ना। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाना है आपको। ठीक है, सेम बनाना है। जैसे यहाँ पे 2 है और ये 4 है, तो क्या आप 2 को 4 बना सकते हैं, कैसे, 2 से गुना करके। और जब आप 2 से गुना करेंगे तो आप ऊपर भी 2 से गुना करेंगे और नीचे भी 2 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2/4, है ना। तो आप मुझे बताइए 2/4 बड़ा है या 3/4 बड़ा है, ऑब्वियसली 3/4 बड़ा है, तो उसकी तरफ मुंह खोल दीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देखिए जैसे ये 16 है और ये 20 है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे फैक्टर करेंगे एंड कॉमन मल्टीपल निकालकर, जैसे 16 है और ये 20 है, तो आपको क्या करना है, दोनों का हर सेम बनाना है और उसी तरीके से अगेन कंपैरिजन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक को मिश्र संख्या में बदलिए। अब मिश्र की संख्या क्या होती है, अब देखिए बच्चों हमने पढ़ा था प्रॉपर, यानी आपके 3 टाइप की होती है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। मिक्स्ड होती है आपकी मिश्र। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे करते हैं, पहले 58/9 है ना, तो आप क्या करेंगे, 58 को भाग दे देंगे किससे, 9 से, तो कितने बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है ना, 54, घटाइए कितना आएगा, 4। अब आपको पता है कि जो आपका यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये आपका रिमाइंडर आया, ठीक है, ठीक है। अब जो शेष बचा है आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पे बाहर की तरफ, ये आपका होल में आएगा 6, ठीक है। जो आपका शेषफल बचा है वो कहाँ जाएगा, अंश में यानी 4, और जो आपका यहाँ पे 8, 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 होल 4/9 यानी 6 पूर्ण 4/9। तो इसे कहते हैं हम मिश्र रूप। क्या कहते हैं, मिश्र रूप। 6 पूर्ण प्लस 6 होल 4/9, इस तरीके से इसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, 6 पूर्ण 4/9 जिसे हम मिश्र रूप कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों आप इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे एंड ये बाकी 3 भी आप ट्राई आउट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है आपको, नेक्स्ट में आपको बोला गया है सरल कीजिए। क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका मिक्स्ड फॉर्म, ये भी मिक्स्ड फॉर्म, ये भी मिक्स्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो कैसे करते हैं, पहले जो आपका हर होता है इसे इससे गुना कीजिए, फिर ऊपर जो आपके पास संख्या है उसे जोड़ दीजिए, और जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका हर हमेशा ही सेम रहेगा। जैसे 2 तिया 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7, 7/2। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कौन सी संख्या जोड़नी है, 2 पंजे 10, 10 और 1 11/2, 4 एकम 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5/4। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब आपने इसे सरल तो कर दिया, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है, बट अभी सॉल्व नहीं किया पूरा। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आपको ये जो नीचे दिख रहा है 2, 2, 4 एलसीएम लेना है एंड इसे सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पे नीचे सॉल्व कर दिए, 2, 2 और 4, इसका एलसीएम आएगा आपका 4। ठीक है, 4 को 2 से क्या करेंगे, भाग, तो 2 आएगा और 2 के 7 से गुना यानी 14, जमा, फिर से आप 4 को 2 से भाग दीजिए। जब आप 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 की 11 से गुना तो 22, फिर 4 के 4 से भाग कीजिए 1, और फिर 1 की 5 से गुना कीजिए 5। तो अब ऊपर जो भी अंश में आपके पास संख्याएं हैं उन्हें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 14, 22 और 5 कितना हो जाएगा बताइए, 22 और ये 36 और ये 41/4। इज इट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट देखिए दशमलव में लिखिए।
अब दशमलव में कैसे लिखा जाता है आपको पता है, नीचे की संख्या सबसे पहले देखी जाती है कि नीचे कौन सी संख्या है, 10, 100, 1000 क्या है, ठीक है। अगर नहीं है तो उसे 10, 100, 1000 में बदलिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 100 दे रखा है, यानी ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं उसके कहां से, दाहिनी तरफ से आपको बाई तरफ जाना है और उतने ही संख्याओं के बाद आपको दशमलव लगाना है। जैसे नीचे 2 शून्य है तो 1 और 2, यानी 5 के बाद फिर 6 के बाद 2 हो गई, तो अब यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यानी 0.65, ठीक है। इसी तरीके से अब ये वाला ध्यान से देखिए, ये है आपका मिश्रित रूप में, तो पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा 35/10। अब नीचे कितनी संख्या है, नीचे 10 है तो कितना शून्य है, एक ही शून्य है, तो एक अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है। क्लियर? चलिए अब देखिए नेक्स्ट फिर से क्या है, अगला क्वेश्चन, साधारण भिन्नों में बदलिए। अब साधारण भिन्नों में क्या मतलब है आपको कि यहाँ से दशमलव हटाना है। अब जहां दशमलव है उसके राइट साइड देखिए कितनी अंक है, उसके आपको दाहिने तरफ देखना है कितने अंक है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इसके दाहिने तरफ है 2 अंक, तो जब आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 2 शून्य। और ध्यान रखना 1 हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है, हर में कुछ नहीं होता, इसका मतलब 1 है, ठीक है। अब जैसे आप शून्य दशमलव हटाएंगे तो नीचे उतने शून्य आ जाएंगे। आगे देखें नेक्स्ट क्या है, राहुल ने 289.35 की चीनी खरीदी, ठीक है, ये आपको बता रखा है मूल्य कि उसने इतने मूल्य की चीनी खरीदी है, ठीक है। उसके बाद उसने दुकानदार को 1000 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे बताइए। उसने कितना दिया है, 279.35, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 89, तो उसने इतना अमाउंट दे रखा है, तो आप इसे निकालने के लिए सिंपल सी बात है, 1000 रुपए का उसने नोट दिया है दुकानदार को, इतने की उतने चीनी खरीदी है, तो आप इसे इसमें से घटा दीजिए, दुकानदार उतने पैसे उसे वापस करेगा, ठीक है। ये फाइंड आउट कर लेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यदि एक परिवार एक महीने में 4 किलो 500 ग्राम चीनी इस्तेमाल करता है, कितने, 4 किलो 500 ग्राम, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद तो बताइए पूरे साल में वह कितनी चीनी का प्रयोग करेगा। तो इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा बताइए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, आपको 2 यूनिट्स दी हुई है, किलोग्राम और ग्राम। या तो आप पूरा ही किलोग्राम में बदल लें या तो पूरा ही ग्राम में बदल लें, ठीक है। तो इजी कौन सा है, ग्राम में बदलना। तो आपको पता है कि आप 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 4 किलो यानी 4 गुना 1000 प्लस 500 यानी 4500 ग्राम, वो महीने में कितना, एक महीने में इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको अब 365 दिन में पता करना है तो आप उससे गुना कर दीजिए, आपको टोटल पता चल जाएगा उसने कुल कितनी चीनी इस्तेमाल करी है। जब आप इसे गुना कर लें और पूरा आंसर ग्राम में आ जाएगा, देन आप उसे क्या कर सकते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, 1000 से भाग करके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, 5 लीटर शरबत छोटी बोतलों में भरा जाता है, ठीक है। उसके बाद जिनकी क्षमता 250 मिलीलीटर है, आपके पास 5 लीटर शरबत है। अब आपके पास उसके अलावा 250 मिलीलीटर की छोटी छोटी बोतलें हैं, ठीक है, उनमें आप क्या कर रहे हो, आप इन शरबत को भर रहे हो। तो बताइए कुल कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप 5 लीटर शरबत उसमें डालेंगे। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास 5 लीटर शरबत है, उसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता है 1 लीटर में 1000 ml होता है, यानी 1000 मिलीलीटर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 5000 मिलीलीटर, कितना हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर, राइट। अब आपके पास 5000 मिलीलीटर है, ठीक है। आपको पता करना है कि आपको कितनी शीशी की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 250 को 250 से उसे क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। और जब आप उसे 250 से भाग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको 20 बोतलों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा और 500 को जब 25 से भाग करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको 20 बोतलों की जरूरत पड़ेगी, आप इसे सॉल्व भी कर लीजिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, 4 पट्टियों
ओके, 4 पट्टियां बनाने के लिए 8 मीटर 64 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा 4 बराबर भागों में काटा गया। देखिए दोबारा पढ़ते हैं एक बार। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 4 पट्टियां बनाने के लिए 8 मीटर 64 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा 4 बराबर भागों में काटा गया है। तो यहाँ पे आपके पास ये डायमेंशंस दी हुई हैं, आपने उसे 4 बराबर भागों में काटा है। उसके बाद बताइए प्रत्येक पट्टी की लंबाई कितनी होगी। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब 4 बराबर भागों में बांटा गया है तो यहाँ पे ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक यूनिट में पहले कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 यूनिट है, एक मीटर है एक सेंटीमीटर है, आपको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर प्लस 64 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 864 सेंटीमीटर। अब ये 4 बराबर भागों में बांटना है, डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, 4 से, तो आपको पता चल जाएगा कुल कितने उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, 4 हिस्से में बटेगी तो एक की लंबाई क्या होगी, तो चारों की पता चल जाएगी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, ये है आपका टाइमिंग के ऊपर। ठीक है, विद्यालय सुबह 7:45 बजे शुरू हुआ और दोपहर 1:45 पर खत्म हो गया। विद्यालय कितनी देर खुला बताइए। आप गए हो 7:45 पर, ठीक है, और 1:45 पर बंद हो गया, यानी पहले 7 से 8 1 घंटा हुआ, 8 से 9 2 घंटे हुए। तो ऐसे करके आपको 1 बजे तक जाना है, तो आपको पता चल जाएगा कितने घंटे हुए। एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपने पढ़ा हुआ है क्लॉक सिस्टम, राइट। ये 3 6 9, तो एक घड़ी बनाइए इस तरीके से, आपने सीखा था प्रीवियस क्लास में, है ना, कि कैसे आपको टाइम डिनोट करना। तो यहाँ पे आपकी टाइमिंग हो रही है 7:45। ठीक है, थोड़ी चले, ये हो रहा है 7:45। उसके बाद आपकी जो सुई है वो यहाँ आ गई है 1:45 पर, यानी आपके कितने घंटे हुए, 7 से 8, काउंट कर लीजिए, 8 9 10 11 12, 5 घंटे। तो उस तरीके से आपके 5 घंटे गए यहाँ पे। अब ये ध्यान रखना, जो आपकी क्लॉक होती है वो कौन सा डायरेक्शन में घूमती है, क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ इस तरीके से, तो यहाँ पे 7 बज रहे हैं, जब इस पे जाएगी तब 1 बजेगी। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में कि कैसे आपको टाइम डिनोट करना है। चलिए आगे बढ़े, मिनट में बदलिए। अब यहाँ पे आपके पास 6 घंटे हैं, मिनट में बदलने के लिए आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 6 घंटे में कितने मिनट होंगे, उसे 60 से गुना कर दीजिए, तो आपके पास है 360 मिनट। क्लियर, आगे देखिए, ये तो आपका एक ही यूनिट दिया हुआ था घंटा, ठीक है, तो आपने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ नीचे देखिए 3 घंटे 25 मिनट ऑलरेडी मिनट में है, तो आप घंटे को सिर्फ मिनट में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 60 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा 205 मिनट। ओके, चलिए, तो यही था। आगे बढ़िए, देखिए अब क्या है, निम्नलिखित को बदलिए। अब यहाँ पे क्या बोला है, इसे भी आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि किलोग्राम ग्राम को टोटल ही आपको ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, 8 गुना 1000 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 8000 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए बच्चों, आपको ना एक चीज करनी है, आपको यूनिट्स याद होनी चाहिए। जैसे किलोमीटर, मीटर को मीटर में बदलने के लिए बोला, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। इसी तरीके से लीटर को आपको किलो लीटर में बदलने के लिए बोला है, तो आपको क्या करना होगा, आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, चांदे। चांदे आप जानते हैं क्या होता है, प्रोटेक्टर। ठीक है, जो ज्योमेट्री बॉक्स के साथ आता है, की सहायता से निम्नलिखित कोण बनाइए। तो आपको ये अपने नोटबुक में करना है। ठीक है, आपके पास डी होना चाहिए, एंड उसकी हेल्प से आपको ये सारे एंगल जो कोण दे रखे हैं आपको बनाने हैं। नेक्स्ट भी कुछ इसी तरीके से है, निम्नलिखित में से न्यून कोण, समकोण व अधिक कोण बताना है। तो देखिए बच्चों, न्यून कोण आप जानते हैं, ठीक है, समकोण भी जानते हैं और अधिक कोण भी जानते हैं, जिसे हम एक्यूट राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप मुझे बताइए, तो ये सी जो है 90 डिग्री, ये क्या है, आपका समकोण है। ठीक है, अच्छा 65 डिग्री क्या है बताइए, 65 डिग्री है न्यून कोण, क्यों, क्योंकि वो 90 डिग्री से कम है। उसी तरीके से जो 125 है, 125 क्या है बच्चों आपका, 125 है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज अधिक कोण, क्योंकि वो क्या है 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब नीचे देखिए क्या बोला है,
एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 1000 मीटर दिया हुआ है। वर्गाकार आप जानते हैं स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर के चारों साइड क्या होती है, बराबर। अब उसका आपको परिमाप दिया हुआ है, परिमाप का मतलब आपको पता है कि चारों भुजाओं का योग। अब वो आपको दिया है 1000 मीटर, तो आपको बताना है कि भुजा की लंबाई कितनी होगी। आपको पता है कि अगर आप उसकी भुजा को 4 बार गुना करते हैं तब जाके आपको उसका परिमाप मिलता है, और जो परिमाप आपको दे रखा है 1000 मीटर, ठीक है। अब आपको भुजा निकालनी है, तो भुजा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, परिमाप को भाग कर देंगे 4 से, ठीक है, दैट इज 250, ओके, यानी 250 मीटर क्या है, एक साइड की, एक भुजा की लंबाई है, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 24 मीटर है, उसका परिमाप क्या दीजिए। तो आपको यहाँ क्या बोला गया है, आपको समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, उसकी लंबाई दी हुई है, तो उसका परिमाप निकालना है, तो 3 गुना क्या कर देंगे 24, तो आपको मिल जाएगा 72 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रोमन अंकों में लिखिए। अब बच्चों रोमन अंक देखिए, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था रोमन अंक क्या होता है ना। सो रोमन अंक में लिखने के लिए कैसे करते हैं, आपने एक तरीके से पढ़ा हुआ था, जो ये सारी नंबर्स है दैट इज कॉल्ड रोमन अंक। अब यहाँ पे देखिए आपको बोला है 58 को रोमन में लिखने के लिए, तो आपको पता है 58 यानी 50 प्लस 8, तो 50 को आप L से दिखाते हो, है ना, और 8 को इस तरीके से लिखते हो, ये हो गया 58। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए आपको 48 लिखने के लिए बोला है, तो 48 कैसे लिखते हैं, 40 प्लस 8। अब 40 किस तरीके से लिखा जाता है, L और X, है ना, इस तरीके से, और प्लस 8, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, रोमन अंक लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अब इसमें बोला है नेक्स्ट उल्टा करने के लिए बोला है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको पहले रोमन अंक लिखना था, अब रोमन अंक से क्या करना है, हिंदू अंक लिखना है, तो हिंदू अंक लिख लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए L तो अभी हमने पढ़ा 50 होता है, ये 10 होता है और ये 10 होता है, तो कितना हो जाएगा टोटल, लेफ्ट साइड लिखा जाएगा x तो घटाया जाएगा, राइट साइड लिखा जाएगा तो जोड़ा जाएगा, ये होगा 70, ठीक है। ऐसे ही बताइए ये कितना है बच्चों, ये दोनों मिलकर, क्योंकि L के लेफ्ट साइड, तो ये हो गया 40 प्लस 9, तो ये हो गया 49, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है बच्चों दंड आलेख बनाइए, ये आप खुद बनाएंगे क्योंकि इसके लिए चाहिए आपको ग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ, ठीक है, बना लेंगे इस तरीके से, जो अभी इस तरीके से बनाते हैं ना दंड आलेख। तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना है, एक्स पे क्या लेंगे राजनीतिक पार्टी, और वाई पे क्या लेंगे जीती गई सीटें। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको दंड आलेख बनाना है, पर दंड आलेख बनाने के लिए ध्यान रखना जो वाई एक्सिस होगा ना बच्चों, आपको उस पर मार्किंग करनी है नंबरिंग की। जैसे ये देखिए ये नंबरिंग की मार्किंग करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको 5 का गैप लेना है, 10 का गैप लेना है, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख बनाइए, ठीक है, ओके। वही है बच्चों जो मैं अभी आपको बता रही थी दंड आलेख बनाने के लिए। एंड किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती है। तो बच्चों देखिए बार ग्राफ दंड आलेख जब आप बना लेते हो तो उसे एनालाइज करना आसान हो जाता है, ठीक है, बट अभी हमने दंड आलेख नहीं बनाया, आपको खुद बनाना है, तो अभी आप यहीं पे एनालाइज कीजिए। तो किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम वोट जीते हैं बच्चों, ऑब्वियसली देखो इधर जो हमारे पास जीती गई सीटें हैं उसे ही तो देखा जाएगा, तो इसमें 75 सबसे ज्यादा है जो कि राजनीतिक पार्टी ए है ना, तो ए ने जीती है, ओके। सो चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर बच्चों। चलिए मुझे उम्मीद है आपने जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं उसे समझ में आया होगा, एंड जो क्वेश्चंस नहीं करे हैं आपको उसे खुद से ट्राई आउट करना है, ठीक है, प्रोसेस बता दिया गया है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय बच्चों।